नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी ख्याति प्राप्त लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी कयामत का दिन उर्फ कब्र से बाहर। जया जादवानी जी ने समाज की रूढ़िवादिता और बंदिशों पर लगातार अपने लेखन में प्रहार किया है। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी। वो बड़ा अद्भुत दिन रहा होगा जब मैंने तय किया और उल्लसित हो उठी। दौड़ती हुई सीढ़ियाँ उतरी। वे सब बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे और ज़िंदगी की गहन समस्याओं को सुलझाने में मशगूल थे। हालांकि समस्याएं उनकी अपनी खुद की तैयार की हुई थीं, जिन्हें सुलझा सकने की कोशिश में वे अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे थे। मेरे नंगे सर और रात वाले कपड़ों में वे मुझे देखकर इस तरह खड़े हो गए जैसे उन पर गाज गिरी हो। पर उनकी तरफ से बेपरवाह मैं सीटी बजाती हुई पोर्च की तरफ बढ़ी जहाँ कार खड़ी थी। बहुत साल पहले जब मेरा बचपन मरा नहीं था, मेरे दोनों भाई इसी तरह सीटियाँ बजाते हुए फुटबॉल खेलते अपनी अपनी साइकिलों पर घर से निकला करते थे। उनके पीछे उसी तरह भागने को लालायित मैं जब उसी तरह सीटी बजाती हुई निकलती, वे बड़ी क्रूरता से पीछे लौटते, दोनों तरफ से मेरी बाहें पकड़कर घसीट कर कमरे में ले जाते और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते। मेरी माँ अपनी क्रूर चुप्पी में उनके साथ शामिल रहती और शाम को मैं बड़ी हसरत से अपने कुत्ते को देखती, जिसे पिताजी चेन से बांधकर बहुत दूर तक घुमाने ले जाते। कार बंद थी। ये कार मेरे पति ने मुझे अपनी उन सेवाओं के लिए दान में दी जिन्हें हर 24 घंटे में बड़ी फरमाबरदारी से निभाया करती थी, पर इसकी चाबी वे हमेशा अपने पास रखते थे। मैंने सीटी बजाते हुए इशारे से उन्हें बुलाया। ना भी बुलाती तो वे लपकते हुए मेरे पास ही आ रहे थे। ये किस तरह मुमकिन था कि उनके अंगूठे के नीचे से फिसल कर एकाएक मेरा पूरा कद निकल आए और वे चुप बैठे रहें? ये क्या हो रहा है? उनके चेहरे पर गुस्सा था, व्याकुलता और भय। इस गृहस्थी के लोगों के सामने ये जो मर्द बना फिरता है, मैं इसकी कलाई न उतार दूं? मैंने हिकारत से उसकी ओर देखा। रात में जो आदमी मेरे पैरों में गिरता है, मेरा थूक चाटता है, वो दिन की रोशनी में किस तरह केचुर बदल डालता है, कितनी तत्परता से। मुझे उस वक्त लगा मेरे भीतर एक खोखल है जिसमें इसके लिए जाने कितनी नफरत है, और जितना भी मैं उसे बाहर उलीचने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही वो भीतर बढ़ती जाती है। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर ढकेल दिया। मैं लड़खड़ाई और सीधी होकर उसकी ओर देखा। मारे गुस्से के उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। क्या क्या दबा कर रखा है, आज निकाल दूँ? मैंने आगे बढ़कर एक करारा थप्पड़ उसे रसीद किया। यह इतना अप्रत्याशित था कि वो कई कदम पीछे हट गया। मैंने एक जोरदार लात कार को जमाई और गेट खोलकर बाहर आ गई। चौकीदार, पकड़ो इसे! पीछे से कोई बेकाबू होकर चिल्लाया। मैं और तेज भागी। किसी की पकड़ में आकर मैं एक दिन नष्ट नहीं करना चाहती थी। पता नहीं किन गलियों व घुमावदार रास्तों से होती हुई मैं किसी चौक पर पहुंच गई थी। सुबह की आवाजाही बढ़ रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और आदमी दफ्तर, और औरतें पड़ी होंगी घर के किसी कोने में, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, बच्चों की गंदगी साफ करती हुई, तमाम नफ़रत के बावजूद मुस्कुराती हुई पति के साथ हम बिस्तर होती और सुबह घृणा से अपने आप को धोती हुई। मैंने नफ़रत से धरती पर थूक दिया, फिर ध्यान से चारों ओर देखा। एक गुमटी में एक चाय वाला सबको चाय बना बना कर दे रहा था। मुझे अचानक चाय की तलब लगी और मैं उसके पास चली आई। एक चाय और एक पाव देना, मैंने उससे कहा और गुनगुनाती हुई चारों ओर देखने लगी। मेरे गुनगुनाते ही गुमटी के चारों तरफ खड़े लोग जैसे सतर्क हो गए और मुझे देखने लगे। धीरे धीरे उनका घेरा तंग होता गया और मैं बीच में आ गई। तभी चाय वाले ने चाय का गिलास और पाव मेरी तरफ बढ़ाया, जो कई हाथों से होता हुआ मुझ तक पहुंचा। मैंने एक हाथ से सबको परे धकेला और स्टूल पर बैठ गई बड़े आराम से। पाव खाया, चाय पी और चाय वाले के मग्गे से हाथ मुंह धो डाले। तब तक सारा वक्त जैसे थमा थमा मुझे देख रहा था। ए, कहाँ से आ रही है? एक ने लापरवाही से पूछा। यार के बिस्तर से, दूसरे ने चटकारा लिया। हाँ सच? तुम्हें कैसे पता? मैं आश्चर्य से हंस दी। हम भी यारों के यार हैं, साथ चलेगी? तीसरे ने मेरी बाँह पकड़ी और मेरा हाथ चूम लिया। नहीं, आज नहीं, फिर कभी।
मैंने पैसों के लिए कुर्ते की जेब में हाथ डाले। देखकर एक ने कहा, एक पप्पी दे दे, पैसा मैं दे देता हूँ। नहीं, तुम बहुत बदसूरत हो। मैंने जेब से पैसे निकाले और चाय वाले को दे दिए। वो अकबकाया सा मुझे देख रहा था। मैंने दोनों हाथों से सबको परे ढकेला और वहाँ से भाग ली। मैं चलती हुई पता नहीं शहर के किस हिस्से में आ गई थी और अब तक थक गई थी। कितना वक्त हो गया मैं सड़कों पर इस तरह नहीं चली। जब निकली कार के काले शीशों के अंदर बैठकर, लोग कहते हैं दुनिया बहुत बदल गई है। क्या सचमुच? मैं जाकर सड़क के किनारे बैठे हुए मोची के पास जाकर बैठ गई। उसने संदिग्ध भाव से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। ए, क्या चाहिए? कुछ नहीं, सुस्ता रही हूँ। सुस्ताने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं मिली? चल, मेरा धंधा खोटा मत कर, पुलिस वाले ने देख लिया तो। उसने मुझे अपने एरिया के बाहर ढकेल दिया। मैं उठकर चलने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ दी, ए सुन। मैं मुड़ी। सुस्ताना है तो रात को आ जाना। मैं हंस दी, मोची भी, और फिर मैं चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे एक स्टेज सजा था। एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे। लोग बड़े अनमने भाव से सुन रहे थे। गर्मी व पसीने से तरबतर मुझे अचानक उस आदमी पर गुस्सा आ गया और मैं दौड़ती हुई मंच पर चढ़ गई। पहले तो किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। जब तक समझ में आया, मैं उस आदमी को परे ढकेल चुकी थी और माइक पर कह रही थी, भाइयों और बहनों, अगर सुनना है तो सिर्फ अपनी सुनना। ये व्यवस्था, ये लोग तुम्हें कभी अपने जैसा नहीं होने देंगे। तब तक मुझे घसीट कर मंच पर से उतारने लगे लोग। मैं कहती गई, क्योंकि तब ये खत्म हो जाएंगे। पब्लिक शोर मचाती हुई उठ खड़ी हुई। उन्होंने मुझे स्टेज से उठाकर बाहर फेंक दिया। पुलिस के हवाले कर दो, पता नहीं कौन पगली है। जाहिद, हिम्मत तो देखो, एक ने जोर से कहा। मंच पर सजी कुर्सियों में से एक आदमी उठकर मेरे पास आया और सबको रोकते हुए मुझे उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। कौन है तू? तेरी माँ। मैंने गुस्से में उसकी बाँह पर काट खाया। वो पीड़ा से बिलबिलाया और मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। मेरे कुर्ते की बाँह फट गई थी और मेरे घुटनों और कोहनियों पर चोटें लगी थीं, जिससे खून रिस रहा था। मेरे पास मेरा दुपट्टा भी नहीं था जिसकी मदद ली जा सकती। मैं चलते चलते एक हॉस्पिटल के पास से गुजरी और एकदम से अंदर घुस गई। देखा, एक लंबी सी लाइन है और लोग पर्चियाँ बनवा रहे हैं। मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। जब मेरी बारी आई, अंदर केबिन में बैठे आदमी ने मुझे सर से पांव तक घूरा और मशीनी अंदाज में पूछा, क्या तकलीफ़ है? चोट लगी है। कैसे? तुम ही लोगों ने मारा है। उसने हैरत से मुझे देखा। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। नाम क्या है? औरत। उम्र? उसने मुंह बिचकाया। 5 घंटे 32 मिनट 27 सेकंड्स। मैंने उसके सर पर लगी घड़ी देखी। अकेली हो? साथ कोई नहीं है? उसने संदिग्ध भाव से मुझे घूरा और इसके पहले मैं कुछ कहूँ, उसने एक वार्ड बॉय को इशारा किया। वो आया और उस आदमी से पर्ची लेकर मेरा हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगा। मैंने उसके हाथों में थमी पर्ची पर पढ़ा, किसी साइकेट्रिस्ट का नाम था। मैं बड़े आराम से उसके साथ चलती रही। वो एक केबिन के सामने रुका और मुझे बाहर बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए अंदर चला गया। मैंने बेंच पर बैठते हुए देखा, आदमी व औरतों की लंबी कतार बैठी थी। मैं बड़े मस्त अंदाज में अपने घुटनों पर तबला बजाते हुए गुनगुनाने लगी। ईश! बगल वाली औरत ने मुझे कोहनी मारी। सब देख रहे हैं। तो? मैंने तुनक कर कहा। तो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता लोग क्या कहेंगे? डर? तुम्हें लगता है? हाँ। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। तभी तो तुम मुर्दा हो। मेरे आगे कुछ कहने से पहले ही वो वार्ड बॉय आया और मेरी बाँह पकड़कर अंदर ले गया। अंदर सामने एक बड़ी सी चेयर पे एक आदमी बैठा था, डॉक्टर नुमा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाय। उसने सर से पैर तक मुझे घूरा और मुझे बैठने का इशारा करते हुए उसे बाहर जाने को कहा। कहाँ से आई हो? अब वो मुझसे मुखातिब था। पिंजड़े से। भागकर? हाँ, और क्या। आज़ाद कौन करेगा? मैंने पेपर वेट उठा लिया और उसके सर का निशाना किया। इसे टेबल पर रख दो और एक्टिंग मत करो, उसने रौबीले स्वर में कहा। आज ही तो तय किया है मैंने कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। तो क्या करोगी? वो मुस्कुराया। मैंने उसे ध्यान से देखा। मोटा जिस्म, बाहों, भवों व सर पर तकरीबन एक जैसे काले सफ़ेद बाल।
मैंने उसकी आंखों में देखा, शिकार को देखकर अंधेरे में चमकती खूंखार आंखें। हम में ही कोई जानवर जीता पलता और बढ़ता है, हम मात्र पिंजड़े का काम करते हैं। जो मन आएगा। मैं हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसके होने या ना होने का कोई मतलब न था, जो कहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अचानक मैं उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ये बाद में पता चलता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। तब तक बहुत बार इस गलत बात को सुधारने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तुमने अपनी तकलीफ़ तो बताई ही नहीं। उसने मुझ उठती हुई का हाथ पकड़ लिया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मैं टेबल से घूमती हुई उसकी कुर्सी के निकट आ गई। तकलीफ़ हमेशा उनकी होती है जिनके हाथ में हंटर होते हैं। जो इशारों पर नाचने के आदी हों, उनके लिए कैसी तकलीफ़। फिर अपना हाथ छुड़ाया, उसके गाल पर थपकी दी। ज़िंदगी में इतनी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि इतने सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत हो। वो भौचक सा मुझे देख रहा था और मैं उसे उसी हालत में छोड़कर बाहर आ गई। सड़क पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग, बहुत गर्मी। मैंने एक जगह खड़े होकर चारों तरफ देखा। हर तरफ लोग, दुकानें, चीज़ें, आवाज़ें, चालाकी, होशियारियाँ। लोग जल्दी जल्दी जीने की कोशिशों में कितनी तीव्रता से मरने लगते हैं। अब मैं वहाँ से हट गई, सड़क के किनारे लगे एक प्याऊ से पानी पिया और शहर के उस हिस्से की तरफ चल पड़ी जहाँ अपेक्षाकृत कम शोर हो सकता था। मेरे सामने एक थिएटर था जिस पर कोई हिंदी फिल्म लगी हुई थी। मैंने नाम पढ़ा, साजन बिना सुहागन। कितनी औरतों की भीड़। मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और बोर्ड को निशाना बनाकर ज़ोर से फेंका। बोर्ड को कुछ नहीं हुआ, पत्थर दूर जा गिरा। वहाँ खड़े एक चौकीदार ने मुझे देखा और मेरी ओर दौड़ा। वहाँ से मैं भाग ली। वहाँ से भागते हुए देखा हमारे पड़ोसी मिस्टर दत्त एक खूबसूरत औरत के साथ फिल्म देखने अंदर जा रहे हैं। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। मुझे देखते ही वो चौंके और नज़र बचाकर अंदर जाने लगे। मैं उनके रास्ते में आ गई। कैसे हो मिस्टर दत्त? मैं हंसी। ठीक। उन्होंने माथे पर आया पसीना पोंछा और साथ वाली औरत की बाँह कसकर पकड़ ली। मोटी बीबी से जी नहीं भरता ना? उन्होंने गुस्से में मुझे ढकेल कर परे किया और आगे बढ़ गए। वो औरत घबराई, व्याकुल आंखों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर शर्म उतर आई। मैंने अजीब से तरस भर कर उसे देखा। ये सब अपनी अपनी कब्रों में सोई हुई औरतें हैं, सदियों से अपने से बेखबर, अनगढ़ पत्थर। किसी ने पूजना चाहा पूज लिया, किसी ने हरना चाहा हर लिया, किसी ने बेचना चाहा बेच लिया, किसी ने पटाना चाहा पटा लिया। जो भी मेकर होना चाहता है हो सकता है। मल्टीपर्पज़ जिस्म लिए वो हर हाल में खुश हैं। तकलीफ़ सिर्फ तब होती है जब वो अपनी कब्र से जाग जाती हैं। मेरे सामने स्कूल है, कुछ बच्चे पीटी कर रहे हैं। कुछ दूर पर एक टीचर बच्चों के एक ग्रुप को गाना सिखा रही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन सा हिंदुस्तान? वो जो आज है या वो जो कल होगा? हो सकता है अगर हो। मैं स्कूल के बाहर कुछ ही दूरी पर खड़ी उन्हें देख रही हूँ। स्कूल की घंटी बजी और सारे बच्चे पिंजरे से छूटे निरीह मेमनों की भांति बाहर की ओर भागे। ये स्कूल निरीहता और क्रूरता का अद्भुत संगम। मैंने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि एक युवक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी ओर देखा। भूरे बालों व भूरी आंखों का अजब सा मिश्रण। उसके बाल इसके माथे पर गिर रहे थे और उसकी पलकों की छाव उसके चेहरे पर। उस चेहरे पर ठहरी मुस्कान धूप में चमक रही थी। वो मुझे देखता रहा अपनी उसी ठहरी नज़र से। क्या चाहिए? मैंने कठिन स्वर में पूछा। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। आपका चेहरा, आपकी आँखें इन सब हालातों से मैच नहीं करते जिनमें आप खड़ी हैं। आप जो नहीं हैं वही देखने का प्रयत्न कर रही हैं और इस तरह अपनी तकलीफ़ बढ़ा रही हैं। मैं आपको नहीं जानता, पर इतना ज़रूर कहूँगा, आप घर लौट जाइए। ये दुनिया इतनी भली नहीं की। मैं हंस दी और उस वक्त मुझे लगा मेरी हंसी एक परिंदे की तरह उसके सर के ऊपर भटक रही है, घायल परिंदे की तरह, एक बेमतलब किस्म की उड़ान की किस्मत लेकर। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे परे करना चाहा और वो परे हो गया। लगा अगर इस वक्त ये मेरे कपकपाते हाथों को थाम ले, जिसका उससे दूर का भी वास्ता न था, तो मैं इन्हें मुर्दा होने से बचा सकती हूँ।
मैंने उसकी तरफ से आंखें फेर लीं और आगे बढ़ गई। आसपास का परिदृश्य अचानक तब्दील हो गया मालूम देने लगा। लोगों की चुभती निगाहें मुझे अपनी पीठ पर मालूम होने लगीं। इसके पहले कि लोग मुझे घेरना शुरू कर दें, मुझे भाग जाना चाहिए। पब्लिक पार्क की बेंच, यहाँ इस वक्त इक्का दुक्का लोग हैं। दूर कबड्डी खेल रहे बच्चे, सितंबर की धूप। मेरी बेंच के ऊपर किसी पेड़ का साया नहीं था और नंगी धूप थकी देह पर चुभ रही थी। धूप जो मेरे ना होने पर भी होगी, तो क्या मैं ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ जो मेरे ना होने पर भी हो? हाँ, पर वो धूप नहीं है। मैं थक कर बेंच पर लेट गई। अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने लिए कुछ नहीं चुना, न साथी, न शादी, न बच्चा, न रिश्ते, यहाँ तक कि अपने लिए अपना अकेलापन तक नहीं। हमारे लिए चुनने का मतलब ही होता है छिन जाना। ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि हमारी बंद मुट्ठी, जिसमें हम समझते हैं कि सारा संसार बंधा है, हमेशा खाली रहती है। पर इस खालीपन को हम किसी से कह नहीं सकते, अपने आप से भी नहीं। बच्चे छू छू का खेल खेल रहे थे। एक 6-7 साल की बच्ची भागते हुए आई और मेरे पैरों में उलझ गई। मैंने उसे उठाकर प्यार कर लिया। वो सकुचाते हुए उठ खड़ी हुई और जाने लगी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो फिर पीछे मुड़ी और मेरे निकट आ गई। आप कहाँ से आए हो? जहाँ से तुम आए हो बेटे। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। मैं तो घर से आई हूँ, पर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता, पर आप तो बड़े हो। वो कुछ पल मुझे देखती रही और मैं उसे। जब मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो भाग गई। तभी जाने कहाँ से चौकीदार डंडा खड़काता हुआ आ पहुँचा। ए, यहाँ क्या कर रही है? जानती नहीं पब्लिक प्लेस है। मैं भी पब्लिक हूँ भाई। चल चल, तेरा कोई घर नहीं है क्या? मैंने जिद करके कहा। नहीं। उठती है या पुलिस को बुलाऊं? मैंने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक 100 रुपये का नोट दिखाया। बहुत माल पीटा है। वो 100 का नोट देखकर मुस्कुराया, उसे लिया और खीसे में डालकर चलता बना। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बाहर आकर देखा, चने व मूंगफली के ठेले खड़े थे, 4 गुब्बारे वाले भी। मैंने बहुत सारे चने, मूंगफली और गुब्बारे लिए। जैसे ही मैंने रुपए निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, एक कार मेरे करीब से गुजरी और फिर बैक होती हुई मेरे नज़दीक आकर रुक गई। अरे मिसेस नागपाल, आप यहाँ? कोई अंदर से आश्चर्य से चिल्लाया। मैंने पहचानने की कोशिश नहीं की, बस हंस दी। इस हालत में अंदर से दूसरा अस्फुट स्वर उभरा। आइए ना, आपको घर छोड़ दें। आपकी गाड़ी को क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट वगैरह? पहली आवाज़ ने अतिरिक्त सहानुभूति से कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं। मैंने उपेक्षा से कहा। नहीं, मुझे लगता है आप ठीक नहीं हैं। मिस्टर नागपाल को खबर कर दें। उसने मेरे फटे कपड़ों को गौर से देखना शुरू किया। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? मैंने दांत किटकिटाते हुए कहा। भाड़ में पड़ो। कार आगे चली गई। अचानक मेरा ध्यान अपने से बाहर गया। मैंने देखा आसपास लोग मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। कुछ दूरी पर खड़े हुए कुछ आवारा किस्म के लड़के भी मुझे देखते हुए बातें कर रहे थे। मैंने चने, मूंगफली व गुब्बारे वाले को रुपए दिए और अंदर पार्क में आ गई। वहाँ खेल रहे बच्चों को बुलाया और हम सब घास पर बैठकर मूंगफलियाँ खाने लगे। बंदिशों से परे होना और रहना सचमुच कितना अद्भुत है। पर कब तक? मूंगफलियाँ ख़त्म हो गईं और मैं पार्क के बाहर आ गई। शाम हो रही थी, सड़कों पर आवाजाही बढ़ रही थी। पता नहीं कब एक काला सा मोटा सा आदमी मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। 50 रुपये में चलेगी? मैं तुझे सिर्फ 50 के लायक लगती हूँ? मैंने कौतूहल से उसे देखा। 100। उसने पहले मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, फिर अपनी जेब पर। बस? मैं हंसी। तो क्या साली तू इससे ज़्यादा की है? मैं अचानक उठी और उसके साथ गुथ गई। वो भी घबरा गया और मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। हम एक दूसरे से खुद को छुड़ाते और लड़ते एक जुलूस के बीचों बीच आ गए। अगले ही मिनट सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक जाम। साली रास्ते पर धंधा करती है, पटाती है, फिर टंटा करती है, वो चिल्ला रहा था और हम दोनों लड़ रहे थे। मेरे बाल बिखर गए थे, चप्पल टूट गई थी और कपड़े फट गए थे। एक भीड़ का रेला आया और हम पर से गुजर गया। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और झपटने लगे, ये जाने बगैर कि उनके अंदर का जानवर भी दूसरे से कम खूंखार नहीं।
मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन में थी। कुछ देर हवालात में रखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सामने एक नर्म चेहरे वाला आदमी बैठा था। तुम कौन हो और इस झंझट में कैसे पड़ी? मैं कुछ देर उस बुज़ुर्ग के चेहरे को देखती रही, फिर सामने लगी घड़ी पर नज़र डाली और कहा, मेरा नाम सुमिता नागपाल है, नागपाल परिवार की बहू। मैं एक दिन अपने तरीके से बिना किसी डर, संकोच या दबाव के, बिना किसी जिम्मेदारी के जीने के लिए घर से निकली थी, पर पाया कि इस दुनिया को हमने अपने हाथों से इतना तबाह कर दिया है कि अब ये दुनिया इस काबिल नहीं रही कि कोई यहाँ मात्र मनुष्य बनकर एक दिन जी सके। आप फिलोसफर तो नहीं हैं? वो मुस्कुराया। नहीं, मैं एक औरत हूँ, इंसान बनने की कोशिशों में। मैं रुक गई, फिर कहा, आप मेरे घर फ़ोन कर दें। उन्होंने लोक लाज के डर से ही मेरी रिपोर्ट नहीं करवाई होगी, वरना अब तक तो सारे शहर की पुलिस मुझे ढूंढ रही होती। मैं थककर कुर्सी की पीठ से टिक गई और आंखें बंद कर लीं। मेरे जिस्म पर बहुत चोटें लगी थीं। मेरा अंदर बाहर दोनों दुख रहे थे। कोई घंटे भर बाद वो आया और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घृणा और गुस्से की जमी सर्द चुप्पी थी। उसमें कितनी उपेक्षाओं की पीड़ा और कितने नरकों का पानी जमा था। मुझे उस वक्त शिद्दत से एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं हो सकते। मैंने उसे देखकर आंखें बंद कर लीं और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मेरे अंदर उतनी ही घनी तकलीफ़ थी जितना घना अंधेरा। अब तुम मुझे घसीट कर अपने पिंजड़े में ले जा सकते हो। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई एक कहानी, कयामत का दिन उर्फ कब्र से बाहर। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।